मकसद इनका जो न्यूक्लियर है इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए, और उस न्यूक्लियर को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मोसाद को, जबकि प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग इन वाज गोइंग ऑन ऑफ द इरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेशकियां, और उसके उसमें हानिया को मारा। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद जो है कितना डीप इसके अंदर घुसा हुआ है ईरान की, क्योंकि हर एक चीज मालूम थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी यू स्टिल हियर कि डैमेज नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे गलत है। तो आप किसी को रोक सकते हो न्यूक्लियर पावर बनने से? ईरान हैज बीन पुश्ड बैक बाय एटलीस्ट 15 to 20 years। अमेरिका जो बार बार बोलता है 500% टैरिफ लगाएंगे, 200% टैरिफ लगाएंगे, बिकॉज अमेरिका थिंक्स कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका इज येट नॉट बीइंग एबल टू बिकम द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? जिस दिन न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे उस दिन तो विश्व ही खत्म हो जाएगा। तो हिरोशिमा नागासाकी इज पीनट्स। अभी जो डिस्ट्रक्शन होगा इट विल बी टोटली, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, देयर विल बी नथिंग लिविंग, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म। क्या ये सही होगा कहना कि क्या ये शुरुआत है एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिनेरियो की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसे तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हो ही नहीं सकती। हाँ। बट अभी क्या सिचुएशन है? मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान ये कभी भी देश के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा उस दिन तो पाकिस्तान की फौज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो अब आपको कोई ऐसा दिखता है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट किसी कंट्रीज के बीच में या किसी रीजन में जो आपको लगता है शायद आगे चल के बड़ा हो सकता है? दोस्तों, आज का एपिसोड एक मास्टर क्लास भी है, एक करंट अफेयर्स पे आपको सही नॉलेज देना भी है, और जो ये ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं और हमें ये जो टेंशन के बारे में, वॉर्स के बारे में हम सुनते हैं, और आज की जनरेशन स्पेशली जब देख रही है और सुन रही है, तो उनको उसका कहते हैं ना, सही बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, भारत सेना में 40 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन्स में उन्होंने काम किया है। सियाचन में, LAC में, वहाँ पे वो पोस्टेड थे। शौर्य चक्र से सम्मानित भी हुए हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी में, ग्लोबल टेंशंस, पॉलिटिकल स्फेयर में जो इनकी नॉलेज है वो उतनी ही गहरी है जितना उनका अनुभव शायद बैटलफील्ड पे रहा है। तो आइए आज के गेस्ट से हम मिलते हैं, और ये जो ग्लोबल टेंशंस अभी चल रही हैं, वॉर की बातें हो रही हैं, आगे अब क्या होगा किसी को समझ नहीं आ रहा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज के हमारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे शो में। मेरे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो आई एम होपिंग आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे जो भी अभी चल रहा है दुनिया भर में, उसके पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। तो सबसे पहले सबसे करंट वॉर की ही बात करते हैं, जो इजराइल ने अटैक किया है और सब उसकी अचानक से हो गया। नोबडी, आई डोंट नो, मतलब आम जनता तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एकदम से मिसाइल आएगी और ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इसके पीछे कहानी क्या है? वॉज दिस एक्चुअली ब्रूइंग काफी टाइम से, और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है और एकदम से लोगों को पता नहीं चला, बट क्या स्टोरी थी इसके पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि इजराइल और ईरान, ये दोनों देश जो हैं, ईरान तो ऑफ कोर्स एक बहुत पुरानी सभ्यता है, राइट, और लोग अमूमन इसको कंफ्यूज करते हैं अरब्स के साथ। अरब्स अलग हैं और ईरान अलग है। ईरान आप पर्शियंस, ओके, और बाकी ये जो मिडल ईस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया हुआ, UAE, लेबनान हुआ, इजिप्ट हुआ, ये सारे ये अरेबिक है, और ईरान पर्शियन है। और इजराइल जो देश है, ये अगर देखा जाए तो 1948 में इसका जन्म हुआ। एंड इनिशियली अगर इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यहूदी जो है, और ये जो पूरी लड़ाई है, ये यहूदियों और मुसलमानों में शिया, खासकर शिया, क्योंकि ईरान शिया है, तो उनका ये कहना कि हम यहूदियों को इस दुनिया से, इनका बिल्कुल
नामो निशान नामो मिटा निशान मिटा देंगे। पर ऐसे कैसे दुश्मनी पैदा हुई इन दोनों देशों में या दोनों मजहबों में कि नामो निशान मिटाने की बात तक पहुंच गए। तो ये जो इज़राइल है, ये 1948 14th ऑफ मई 1948 में को इसका इंडिपेंडेंस डे जो माना जाता है, और उस इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही लड़ाई शुरू हो गई, अच्छा जिसमें इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये सब देशों ने मिल करके इज़राइल को हराने की कोशिश की, और ये लड़ाई और हार गए। हराने की कोशिश की पर इज़राइल खुद को, हार पर गए। हार गए। और ये जो यहूदी देश है, ये बैल्फोर डिक्लेरेशन में बनाया, एंड 1917 में जब इसका यूके ने माना मैंडेट में कि यस, ये यहूदियों का एक देश बनेगा और वो पैलेस्टीन के रीजन में बनेगा ना। पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ये पैलेस्टीनियंस और फिलिस्तीन और फिलिस्तीन, द डिफरेंसेस, दिस इज द पैलेस्टीन लैंड, but They're not people, they're not Palestinians. Palestinians. Just because the land belongs to, it's an Arab land, it's an Arab area, तो उसमें पैलेस्टीन इज वन ऑफ द रीजन। पर क्या हुआ, सारे देश तो बन गए। ऑटोमन एम्पायर जब समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हार गया, ब्रिटिश मैंडेट, फ्रेंच मैंडेट में अलग अलग दोनों देशों ने अपने अपने लिया। सीरिया वेंट टू फ्रांस, इजिप्ट केम टू यूके, एंड देन इजराइल वाज अंडर यूके। तो इजराइल जो जूस जो थे वो यूरोप में जब से गए थे, और ये बहुत पहले से ये यहीं पे थे। तो जेरूसलम जिसे कहते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जूइश कल्चर। लेकिन कमिंग नाउ टू द लेटेस्ट कि क्यों इस तरह हुआ, फ्रॉम 1900 टू से अबाउट 1940 के आसपास, क्योंकि तेल जो हुआ इस इलाके में, उसको लेकर के यूके एंड ऑल दीज कंट्रीज जो थी, उनको तेल की जरूरत थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, एंड आफ्टर यू कैन से फ्रॉम अबाउट 1949 तक तेल और इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे। लेकिन फ्रॉम 1949 टिल से अबाउट 1979 इजराइल और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा बहुत अच्छे संबंध। राजा पहलवी जो मोहम्मद पहलवी जो ईरान के राजा थे, वो और इजराइल इतने अच्छे संबंध कि कंप्लीट इंटेलिजेंस नेटवर्क, डिफेंस, ये वो सब के बारे में वहाँ से सब पूरा का पूरा सेटअप जो ईरान में हुआ। लेकिन 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, और उसके बाद जब आयतुल्लाह के रिजीम आए, तो धीरे धीरे खटास शुरू हुई, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम यहूदियों को इस नक्शे से हटा देंगे। तब से, और फ्रॉम 1949 से 1979, फ्रॉम 1979 टिल 2000 अनबन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, एंड फ्रॉम 2000 टिल आज जबरदस्त दुश्मनी। और वो दुश्मनी इसलिए हुई क्योंकि ईरान को धीरे धीरे करके इजराइल को पता चलने लगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, जिससे कि यहूदियों का खात्मा करने के लिए ये वाकई बहुत सीरियस है। पैलेस्टीनियंस आर सुन्नीज, ईरान इज शिया, बट स्टिल दे फॉट फॉर द सुन्नीज कॉज, जिसमें उन्होंने हमस खड़ा किया विच इज सुन्नी, हिजबुल्लाह विच इज शिया, एंड यहूदी विच आर शियाज। तो ये तीन आतंकी संगठन खड़े किए, और तीनों आतंकी संगठनों को इजराइल के इर्द गिर्द बनाए। यमन तो बहुत दूर है, रेड सी के आसपास, लेकिन हमस जो गाजा पट्टी और हिजबुल्लाह जो लेबनान, तो ये दोनों को उन्होंने एक प्रॉक्सीज के तौर पर इजरायलीज को मारने के लिए तैयार किए। तो वो जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हादसा हुआ, जिससे लगातार वो जो कार्रवाई शुरू है, उसको देखते हुए अब फिर जब ये लगा कि इतना होने के बावजूद, इतना इंटेलिजेंस, मोसाद, ये सब कुछ इजराइल के बाद है, उसके बावजूद भी दे वर कॉट टोटली सरप्राइज कि ये क्या हो गया करके। और जबकि गाजा पट्टी जो है, टिल द 6th डे वॉर वॉज इन पोजेशन विथ इजिप्ट, यानी कि गाजा पट्टी का मालिक कौन है, इजिप्ट। और गाजा पट्टी बाद में 6th डे वॉर के बाद गाजा पट्टी जीती किसने, इजराइल ने, और फिर वापस की इसको फिलिस्तीनियों को, द पैलेस्टीनियंस वाज लिविंग देयर। So after the 6th day war, Israel won Gaza,
Israel won Sinai Peninsula, Israel won Golan Heights, and Israel won West Bank. तो ये सारे जितने देश है सब हार गए 6 डे वॉर. इसलिए अभी आप देखते हैं ट्रंप ने अब कहा 12 डे वॉर. ये वेरी सटल डिफरेंस. वो क्यों बार बार 12 डे वॉर बोल रहे हैं? क्योंकि 6 डे वॉर में इजराइल की जीत हुई थी और उसके बाद यॉम किपुर वॉर हुआ 73 में. और अब जो 12 डे वॉर में अब जीत किसकी हुई अब पता चलेगा आगे क्यों हुआ और कैसे हुआ. लेकिन खास मकसद जो है ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 एंड ट्रू प्रॉमिस 3, ये 3 जो ईरान ने जो लॉन्च किए हमले इजराइल के ऊपर. तो अगर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने जब हमला लॉन्च किया ट्रू प्रॉमिस 3 जो ये कह रहे हैं एंड राइजिंग लायन. Now, rising lion also has a reason for it, not just because it's biblical, क्योंकि बाइबल में नहीं. ईरान का जो झंडा है उसमें राइजिंग लायन होता है. अभी इन्होंने वो अपना इस्लाम का एक मजहबी तौर पर उसने आयतुल्लाह जब आए 79 में तब ये झंडा भी बदली हुआ और इस बीच में से तिरंगा ही है वो भी. लेकिन वो जो अभी मजहबी है वो नहीं था, उसमें राइजिंग लायन था एंड सन था. तो व्हेन यू से व्हेन दी इजरायलीज आर सेइंग राइजिंग लायन तो उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि तख्ता पलट कि ये जो आयतुल्लाह है इनको हमने हटाना है और हमने पुरानी जो इनकी सरकार है जिसमें राइजिंग लायन था वो लाना है. तो वो दैट इज ऑफ कोर्स द बैकड्रॉप. पर मकसद एक कि इनका जो न्यूक्लियर है इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए. और उस न्यूक्लियर को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मोसाद को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्हें हानिया को मारा जबकि प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग इन वाज गोइंग ऑन दिस ऑफ द इरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान और उसके उसमें हानिया को मारा. तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद जो है कितना डीप इसके अंदर घुसा हुआ है ईरान की, क्योंकि उनको हर एक चीज मालूम थी. एंड एट द आउटसेट ऑफ द वॉर Iran had no control over its airspace. No control over its airspace. मतलब पूरा का पूरा एयर स्पेस इजराइल के हाथ में आ गया. मतलब कितनी डीप प्लानिंग और कब से कर रहे होंगे ये लगातार. मतलब ये दोनों के बीच में दुश्मन. आप 7 अक्टूबर 2023 से तो लगातार क्योंकि हमास और इनसे लड़ रहे हैं. इतना करने के बाद भी आप समझ सकते हैं 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल जैसे फोर्स विच इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एडवांस टेक्नोलॉजिकली. उसके बावजूद भी गाजा पट्टी में अभी भी हमास पूरा 100% हारा नहीं है. हिजबुल्लाह ने ऑफ कोर्स क्योंकि वो पेजर के द्वारा जिस प्रकार से उनको सबके लीडरशिप को खत्म किया, इधर भी इन्होंने पहले ही 24 घंटे में टॉप लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप गॉन, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट गॉन, टॉप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस गॉन, टॉप मिलिट्री प्रोडक्शन साइट गॉन. मतलब इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है. सबने सोचा था कि ईरान तो अब घुटने टेक दिएगा, पर ईरान ने घुटने नहीं टेके. ईरान ने पलटवार किया. और पलटवार किया क्योंकि उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन है जिसका वो रूस को देते हैं और वो रूस यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है. मतलब ईरानियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव गॉट द एक्सपर्टीज फॉर मिसाइल्स. और वो मिसाइल्स, और ये नहीं कि 1979 के बाद भी अप टिल फ्रॉम 2000 इजराइल लगातार ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रहा था. कहीं ना कहीं उनको ठोक ही जा रहा था क्योंकि उनको मालूम था कि ये बम क्या है. अब हम लोग बार बार कहते हैं कि अमेरिका ने इराक में गए न्यूक्लियर का खोदा पार निकली चूहिया, कुछ भी नहीं हुआ. सीरिया में गए, कुछ भी नहीं हुआ. पर ईरान का ऐसे नहीं है. ईरान इज नॉट खोदा पार निकली चूहिया. उतना उनका डीप है. ये फार्दो में वो जो आप देखते हैं कि दे न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि until unless the Americans help with those deep penetration bombs to be dropped by B-52, 30,000 पाउंड का एक बम, 14 बम उन्होंने फार्दो में गिराने हैं. और प्लस इस्फहान और नजान they have to put those those missiles which have to be launched from the ships and the submarines. तो इतना सब कुछ करने के बाद भी you still hear कि इतना डैमेज नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ऐसे गलत है. They have been damaged very badly because this is a very very scientific thing. You require 1 lakh centrifuges for Iran for this thing. ये जो अपना इनका नतांश पे है, there are 50,000 centrifuges. और सेंट्रीफ्यूजेस को बिजली चाहिए, कांस्टेंट बिजली चाहिए. तो पहले अटैक में ही बिजली उन्होंने गोल कर दी. तो वो तो सेंट्रीफ्यूजेस तो बेकार हो गए. इतनी सालों से मेहनत करता है वो
वो बेकार हो गए। फार्दो में भी बिजली चाहिए पर वो नीचे है, और बाकी वो जो थे लेबोरेटरीज थे तो उन्होंने लेबोरेटरीज को नुकसान पहुंचा, इधर नुकसान पहुंचा, तो इट इज नॉट इजी। ईरान हैज बीन पुश्ड बैक बाय एटलीस्ट 15 to 20 years। मैं आपसे पूछना ही चाहती थी ये कि कोई लोग जैसे खुद ईरान तो ऑब्वियसली वो क्लेम करते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ये हुआ, बट जनरल मार्केट और ग्लोबल न्यूज़ यही है कि कम से कम इन अपने न्यूक प्रोग्राम में वो कम से कम 15-20 साल पीछे हो गए हैं। 100%, इसमें कोई शक ही नहीं, बल्कि इतने पिछड़ गए हैं कि दे कैन नॉट अनलेस अंटिल rogue countries like North Korea or maybe Russia decides to help them to रशिया तो उनका सपोर्ट करती है। China, because like the Islamic bomb of Pakistan is supported by China, is supported by North Korea। नहीं तो भारत goes for a nuclear explosion and within 5 days Pakistan goes for a nuclear explosion। मतलब सब कुछ तैयारी था ना, तो ऐसे तो नहीं, उनको सब मालूम है। So everybody is prepared। ये कहना कि ईरान is an innocent country, no, ईरान is पर not आप किसी innocent। को रोक सकते हो एक न्यूक्लियर पावर बनने से? मतलब अगर जैसे हम लोगों ने उस टाइम किया, बहुत ही चुप चुपी थे, हमने तो मूवीज में देखा कि कैसे हुआ था, बट कैन एट इन टुडेज टाइम आप क्या एक्चुअली रोक सकते हो, स्पेशली ईरान जैसी कंट्री जो ये ऐसे है कि देखिए देयर इज एन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो IAEA है is supposed to monitor। We have gone in for a nuclear deal with America। That nuclear deal with America means they can inspect all that we have as regards the nuclear is concerned। That means हमारे पास कितने बम हैं, क्या facilities है, that is the kind of a check on India and a deal with America कि भाई neither are we going to, but चलो India is a democratic country, rule of law इतना easy नहीं है, उसके बावजूद भी we had to go in for a nuclear deal to ensure that you don't have any sanctions imposed on us, and there's a free trade, technology transfer, and all that happens with America, so that's perfect। But with countries like Iran or countries like Pakistan, when they have a nuclear this thing, ये है कि रोग हैंड्स में जाने का खतरा या आतंकवादियों के हाथ में जाने का खतरा जबरदस्त है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान जो है लगातार हमास को इतने सालों से फंडिंग कर रहा है, और इतने सालों से उनको पैसे प्लस ट्रेनिंग दे रहा है, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे थे 1 पाव का बम एंड आधा किलो का बम एंड 100 ग्राम का बम इज अ वेरी डेंजरस टॉक्स, बिकॉज इसका मतलब कि किसी के हाथ में भी पड़ जाए, व्हाट इज 100 ग्राम, नथिंग। और अभी भी जब फार्दो में इतना करने के बाद वो 400 ग्राम या 450 ग्राम किलोग्राम यूरेनियम जो था वो कहाँ चला गया, अभी तक मालूम नहीं चला कि वो वहीं कैप हो गया कि निकाल लिया उन्होंने, या उनको मालूम था कि इजराइल ने तो कुछ नहीं कर पाया बिकॉज इट इज 80 मीटर नीचे है, अमेरिका ही कर सकता है, तो अमेरिका तो करेगा बिकॉज अमेरिका और इजराइल तो एक ही देश है, तो उन्होंने पहले ही निकाल लिया और कहीं जाकर के छुपा दिया या जो भी है। तो अब वो तो चलो बात की बात है, कम से कम लड़ाई थम गई। सबसे बड़ी बात थी कि दोनों देशों के बीच की जो लड़ाई है वो थमनी बहुत जरूरी थी, अगर नहीं थमती तो तेल के भाव बढ़ जाते, अब वो तेल के भाव अगर बढ़ जाते तो पूरे विश्व में इसका नुकसान होने का खतरा था, तो कम से कम उस मामले में ये हो गया। लेकिन ईरान जो है वो भी सैंक्शंस में इतना जबरदस्त अटका हुआ है कि तेल भी वो बिल्कुल बिल्कुल सस्ते में किसको दे रहा है, चीन को, और चीन उसका फायदा उठा रहा है बिकॉज चाइना हैज टाइड अप अ $400 बिलियन डील विथ ईरान फॉर 20 years कि आप तेल देते रहेंगे $400 बिलियन, और $400 बिलियन करंट रेट पे होएगा तो 400 बिलियन डील है $400 बिलियन की, और तेल वो तकरीबन उठाएंगे 600 से 800 बिलियन का, तो वो सस्ते में तेल दे रहे हैं। एंड चाइना ने अपने दे कॉल इट टी पॉट रिफाइनरीज में छोटी छोटी रिफाइनरीज बना रखी है जो वो तेल ले जाते हैं एंड दे पिक अप 95% ऑफ द ईरान ऑयल, एंड दैट इज वाई ईरान इतना सैंक्शन लगने के बाद भी 2018 से लगातार सैंक्शंस हैं, उसके बाद भी वो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा है बिकॉज अब चाइना भी उनको ₹2 की चीज ₹4 में बेचती है और ₹4 का तेल ₹2 में खरीदती है, तो चाइना इज अ विन विन सिचुएशन। वैसे ही डील रशिया ने किया है, रशिया साइंड अ $300 बिलियन डील विथ ईरान फॉर गैस, मतलब पूरा गैस उठाता कौन है, रशिया। रशिया को जरूरत नहीं है गैस रशिया, लेकिन यूरोप को जरूरत है, तो दे सेल इट टू यूरोप। अब सैंक्शन है रशिया के ऊपर, पर तेल कौन खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है। अब भारत तेल खरीद रहा है, हम उसको रिफाइनरीज में, अपने रिफाइनरीज में
उसको और हम यूरोप को बेचते हैं, तो हम भी अपना नीट उस पर पैसा कमा लेते हैं। तो सबका ट्रेड बेनिफिट्स हाँ, एवरीबॉडी इज बीइंग बेनिफिटेड। इसलिए ये अमेरिका जो बार बार बोलता है 500% टैरिफ लगाएंगे, 200% टैरिफ लगाएंगे, बिकॉज अमेरिका थिंक्स कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका इज येट नॉट बीइंग एबल टू बिकम द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। नंबर वन नहीं बन पा रहा वो है तो वो। उसकी भी प्रॉब्लम है ना, जो रूल कर रहा है अमेरिका में अभी, वो थोड़ा उनकी भी इशू है, उस पर भी हम आते हैं। बट सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना, जो सब ये सोचते हैं जब भी ऐसी कोई दो देश जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनमें कुछ होता है, तो सबसे पहला थॉट होता है यार क्या न्यूक्लियर वॉर होगी, मतलब आम जनता की बात है ये, तो कभी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? See, nuclear is only for deterrence. It is not for destruction. जिस दिन न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे उस दिन तो विश्व ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज देन यू हैव द फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, देन यू हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब पहला उसको झिझपना, फिर उसके बाद मारने की काबिलियत रखना। जो छोटे देश जैसे पाकिस्तान है, विच हैज गॉट नो ब्रेन्स व्हाटसएवर, बिकॉज अगर वो इस्तेमाल करेगा इट डजंट हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू विथस्टैंड इट। तो हमारे ऊपर चलो उसने पहला न्यूक्लियर बम डाला, हमारे लाखों लोग मर गए, उसके बाद जब हम डालेंगे तो वो तो देश ही पूरा देश ही खत्म। खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट हैज नो डेथ। छोटा सा तो देश है वो खत्म हो जाए, तो इट्स पागलपन। दे कॉल इट मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो खत्म। तो ये न्यूक्लियर इज नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, इट इज फॉर डेटरेंस। या मतलब एक होता है ना, अपनी एक वो भी होती है, इट्स लाइक योर डिफेंस सेफ्टी, या कहते हैं ना कि हमारा एक सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं ये हम नहीं, as a- मतलब डोंट टेक पंगा। मतलब इट इज विद व्यू टू टेलिंग, अभी आप द वे यूएसए गॉट इन्वॉल्व इन द ईरान वॉर, इट इज बिकॉज द फियर कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, चाहे आईएईए केप्ट सेइंग ने। और सवाल ये भी है कि व्हेन यू वांट न्यूक्लियर फॉर पीसफुल पर्पसेस, द यूरेनियम एनरिचमेंट इज सपोज्ड टू बी ओनली अप टू 5%. You don't need uranium enrichment more than 5% for nuclear power production. You can go up to 20% if you're going in for research, biological, chemical, medicinal. So you can go up to 20% enrichment. But when you're going beyond 60%, anytime, anywhere, 60, 80, 90, that means you're converting U-235 uranium into nuclear and for nuclear bombs. Where is the need for Iran to have a nuclear bomb? पर उनका ये कहना है कि हम, क्योंकि पाकिस्तान के पास है, अब पाकिस्तान वो सेइंग इट्स एन इस्लामिक बॉम्ब। पर जब ईरान ने बोला कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, तो पाकिस्तान ने क्या कहा, हम नहीं मदद करें हमने, दैट मीन्स इट इज नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, इट इज एंटी हिंदू बॉम्ब। बिकॉज जुल्फिकार अली भुट्टो केप्ट सेइंग ऑल बार कि हम घास खाएंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे, क्योंकि यहूदियों के पास भी न्यूक्लियर है, हिंदुओं के पास भी है, ईसाइयों के पास हमारे भी पास है, भी होना तो अब मुसलमानों के पास भी होना चाहिए। तो ये मेरे इस्लामिक बॉम्ब, चलो उस वक्त इस्लामिक बॉम्ब, भाई जब ईरान ने कहा ये हमारे मदद करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि ईरान को क्यों मना कर रहे हैं? अगर ईरान ने बना लिया, क्योंकि वो शिया मुल्क है, तो सऊदी अरेबिया के पास भी पैसा है, वो भी करेंगे, हमको भी चाहिए। तो अगर सऊदी अरेबिया बना लेगा, उनको भी न्यूक्लियर बम चाहिए क्योंकि वो सुन्नी हैं, और इनको भी चाहिए क्योंकि ये शिया हैं। तो यहूदी जो हैं, जो वैसे ही छोटे से उस देश में है, एंड इजराइल इज ओनली अबाउट 420 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड अबाउट 113 किलोमीटर्स वाइड एंड इट इज नैरो इज 13 किलोमीटर। एक छोटा सा देश है जिस, और ये ईरान इज 75 टाइम्स बिगर देन इजराइल, एंड the population of Israel is only 10 times, 10%, not 10% of Iran. So Iran is a huge country. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे और आपकी सोच है कि मैंने इन यहूदियों को खात्मा करना है, आप नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि ये यहूदी तो हैं, इजराइल तो है, पर पूरा अमेरिका जैसा देश सामने खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, ये क्या कर लेंगे? एक दिन तो अपना एयर स्पेस नहीं संभाल पाए, एक दिन। The entire airspace of Iran was under the domination of Israel. तो क्या करेगा ये देश? तो न्यूक्लियर वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन, टोटली आउट ऑफ। 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम यूएसए के पास है, 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम रशिया के पास है। आप समझ सकते हैं ये दो देश जो विश्व के 11,000 से ज्यादा के न्यूक्लियर बम, 10,000 से ऊपर तो इन्हीं के पास है, फिर 300-400 इधर उधर, कुछ चीन के पास, फ्रांस के पास, यूके के पास, इंडिया के पास, ऐसे। तो इट इज वर्चुअली, आई डोंट एवर थिंक इट कैन बी यूज्ड फॉर दिस थिंग। बट ये कहना कि ईरान was not
फॉर न्यूक्लियर बम इज रॉन्ग, बिकॉज कोई भी 80 मीटर नीचे जाकर के पावर प्लांट के लिए नहीं बनाता है। तो आप पावर प्लांट तो फुकुशिमा में, जापान ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर, बट वो बाहर है। यू हैव चेरनोबिल इन रशिया, वो भी बाहर है। कोई ऐसे जमीन के नीचे जाकर के थोड़ी बनाता है फॉर पावर जनरेशन, जो कोई नहीं करता। वैसे जैसे आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या बने हैं या जो उनकी पावर है, हमने ऑब्वियसली हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस सुना है एंड वी रेड अबाउट इट और हमने देखा है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे। पर अब जो है ऑब्वियसली सुनने में आता है कि वो बहुत एडवांस्ड हैं, उनकी जो रेडिएशन पावर है वो उससे बहुत ज्यादा है। बहुत तो क्या किस तरीके का डैमेज होता है जब अगर कभी ऐसा जिंदगी में हुआ? वैसे तो अब दिस इज क्लियर कि नहीं होगा। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में जो इस्तेमाल हुआ, यू कैन सेफली से ये जो 30,000 पाउंड की जो बम गिरा है, हाँ। और 14 गिरा है, यू कैन से इट इज इक्वल टू दैट। अच्छा, दैट्स ऑल। ओ सो हिरोशिमा नागासाकी इज पीनट्स। अभी जो डिस्ट्रक्शन होगा, इट बी टोटली, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, देयर विल बी नथिंग लिविंग, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म। एंड देयर आर बॉम्ब्स इवन विदाउट इट ऑल्सो, दे कैन टेक अवे ऑल योर ऑक्सीजन, पूरा का पूरा। थर्मोबैरिक अभी भी बॉम्ब अभी भी हैं, जो थर्मोबैरिक बॉम्ब अगर डालेंगे वो ऑक्सीजन खा जाएगा पूरा, और सारे मर जाएंगे। ये बॉम्ब स्पेसिफिकली हैं, किनके पास है? सब हमारे पास भी अच्छा, है, हमारे पास भी है, everyone has it. अच्छा। थर्मोबैरिक बोलते हैं। So on a scale, we have Americans have, Russians have, Chinese have, we have. So अच्छा। nobody uses them. It is, अब ये 30,000 पाउंड के बम जो है, ये तो पहली बार ही अमेरिका ने इस्तेमाल किए टू B-52 बॉम्बर, नहीं तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सवाल ही तो नहीं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर दीस B-52 bombers? ये इससे उन्हीं के तकरीबन पास है। 13,000 किलोग्राम का बम विद अबाउट ऑलमोस्ट 3,000 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव, 3 टन एक्सप्लोजिव एक इसमें जा रहा है। अगर आप मुझे समझाओ कितना डैमेज कर सकता है वो? इट पेनिट्रेट्स, मतलब वो जाएगा, छेद करेगा, हाँ। इट गो ऑलमोस्ट अबाउट टू 60 फीट एंड अच्छा। देन इट विल ब्लास्ट। एक्सप्लोड। सो यू कैन इमेजिन कि इट कैन गो थ्रू रॉक्स, पत्थर, कंक्रीट, एनीथिंग वर्स्ट इट विल गो थ्रू एंड देन। पर इनका मानना था कि ये तो 80 मीटर्स पे थे, तो मतलब ये 30,000 पाउंड वाले जो बम है, they would have just gone up to 200 and 250 feet. But whatever that be so, the very fact that Iranians have gone back positively by at least 20 years, and now they will come under more sanctions. They'll be forced to go for a nuclear deal. More pressure. और वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो सोचते हैं ईरान अपने अब ईगो में आ गया है कि हमारे पास या अमेरिका या विश्व में कौन ऐसे देश है, कैसे हमें कह सकते हैं हम नहीं रखेंगे न्यूक्लियर बम, हमारी जिम्मेवारी है। बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, दे आर इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज। तो क्या ये सही होगा कहना कि क्या ये शुरुआत है एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिनारियो की, जो एक, आई एम नॉट सेइंग कि 1 और 2 जैसी है, बट इन अ वे है ये? मतलब हम देख रहे हैं कहीं कुछ हुआ, फिर कहीं किसी और कंट्रीज में कुछ हुआ, हर एक जगह कुछ ना कुछ देयर इज सम टेंशन हैपनिंग जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कभी कभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जैसे तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हो ही नहीं सकती। हाँ। बट वर्ल्ड वॉर इन अ डिफरेंट काइंड। अभी आपने देखा कि ऑप सिंदूर में जी नॉर्मल जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने देखी हैं, आपने देखा कि इस बार इट वाज अ टोटली नो कांटेक्ट वॉरफेयर। मतलब सोल्जर्स जो LOC के ऊपर हैं वो तो वहीं रह गए, मतलब वो अपने अपने बंकरों में ही थे, पाकिस्तान की भी उधर से हमारे भी इधर थे, पर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए क्योंकि उसके 11 एयर बेसिस बर्बाद हो गए, उनके आतंकी लोकेशंस जो थे वो बर्बाद हो गए, उनके जो एयर डिफेंस कवर थे वो बर्बाद हो गए, तो काफ़ी नुकसान पहुंचा। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक साइबर, it is missiles, it's drones, it's a new kind of a warfare. Water sometimes used here. A new warfare in which aim is to how to destroy the other country economically. And then धीरे धीरे boots on ground तो चाहिए। आप लड़ाई जीतेंगे तो आपको जमीन पर जाना तो पड़ेगा, अगर उसको जमीन को कैप्चर तो करेंगे तो जवान तो चाहिए आपको, लेकिन जो पहले कांटेक्ट होता था अब वो कांटेक्ट सबसे लास्ट में होगा और बाकी चीजें पहले इस्तेमाल होंगी। ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब यू नेम अ थिंग, एंड साइबर, मतलब आपके बैंक्स भी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, हैकिंग शुरू हो जाएगा, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, दैट सो मच ऑफ interruption and interceptions will be there. A country will find it very difficult. So you have to be very prepared for all these kind of a new warfare.
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, और पैसा आ गया है लोगों के पास, और क्योंकि देश के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खासकर ये मुस्लिम कंट्रीज़ के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि दे कैन गो इन फॉर आइडियोलॉजी, जो है जैसे वो करते हैं पाकिस्तान में, मदरसों को पैसा दो, अपना जो मजहबी एजेंडा है वो भी चलाओ, इधर भी पैसा डालो, इधर भी करो। सो द मनी इज प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल। नहीं तो जहाँ पे आज से 50 साल पहले ऊँट थे, वहाँ पे ऊँट नहीं, वहाँ पे तो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए। आप समझिए, सोचना आपको मुश्किल होगा हाउ पीपल इन दुबई लिव। सो दैट्स द वे थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर। So third world war, yes, but in a different form, not in the classical conventional form जो हम सोचते हैं ये लोग मरेंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आप भी सोल्जर हैं, मैं भी सोल्जर हूँ, everybody is a soldier because each one of us is fighting in his own little way, because your propaganda होगा, psychological होगा, how to protect your सोशल मीडिया पे डालें, social वो media, how यूज to होगा। protect your bank account, how to ensure that you are not hacked, how to, so everybody is affected. So this thing, each one of us पर has सर to play अब a role. सिचुएशन क्या है ऑपरेशन सिंदूर की, लाइक एक्सटेंडेड सिचुएशन, या अब इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, मतलब उस उन इंडिया लेवल और पे? पाकिस्तान ये कभी भी देश के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, ट्रू, कभी भी नहीं, आई थिंक वो अब बिकॉज सबको समझ आ गया इट्स इम्पॉसिबल, नॉट बिकॉज फॉर एनी अदर रीजन, बिकॉज जो कश्मीर लेकर के मुद्दा चलते हैं, जिस दिन कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा उस दिन तो पाकिस्तान की फौज का एग्जिस्टेंस ही अस्तित्व ही नहीं खत्म है, हो जाएगा। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की जो फौज है, दैट इज द मेन कॉज फॉर ऑल दिस, बिकॉज पूरे विश्व भर में फौज एक देश की होती है, पर ये पूरा देश इस फौज का है पाकिस्तान का। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो उनको तो मुद्दा चाहिए, सो दे विल कीप दिस कश्मीर मुद्दा अलाइव ओनली फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस। सो ये कहना कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये तो विच इज आउट ऑफ द दिस थिंग। सो पाकिस्तान हैज टू बी इग्नोर्ड, आइसोलेटेड एंड पर अभी क्या रैप्ड। सिचुएशन है, अब मतलब अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एग्जैक्टली अभी क्या है, मतलब? see, there is peace along the LOC. ठीक There है, is no denying the fact that there is peace. ठीक है। Hopefully, अभी कल ही तो उधमपुर में फिर से टेररिस्ट का वो शॉट किल वन टेररिस्ट इन उधमपुर। सो दिस आतंकवाद जो है, ये तो ये कहना कि खत्म हो जाएगा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। ये नहीं होएगा, ये पाकिस्तान करता रहेगा। नहीं तो हमारे देश के बीच में भी जो मैं कहूँगा कि जो एकता नहीं है, अगर देश में भी एकता होगी तो भी इस तरह के हरकतें नहीं हो सकती। तो इसका तरीका सिर्फ पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करना है, जैसे हम Throughout. करते रहते हैं थ्रू आउट अपनी जिंदगी, ये चलता रहेगा, इसमें कोई शक मतलब नहीं है, जनरेशंस टू कम भी यही देखती रहेंगी। यही दिखेगा। और भारत में लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, और भारत के जो मुसलमान हैं, दे शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। वो अलग हैं, द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान अलग हैं। दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स हिंद, दे कंसिडर देमसेल्व्स अरेबिक। उनको लगता है वो तो अरबी घोड़े हैं और ये हमारे हिंद वाले नहीं हैं ये। एंड दैट इज हाउ द प्रॉब्लम विद बांग्लादेश स्टार्टेड, बिकॉज दे थॉट बंगाली जो है ये तो सेकेंड रेट मुसलमान है, ये बेकार मुसलमान है, ये असली मुसलमान नहीं है। तो वो उनका हाल वही होता है जब वो अरब में जाते हैं, वो उनको हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को अरबी Dominant समझते रखते हैं हैं। कि हम तो वो मुसलमान हैं जो ये बाकी थर्ड रेट है। तो ये जो सोच है उनकी, इससे हमारे जो मुसलमान हैं उनके बीच में एक तरह से ना मैं कहूँगा कि द हेट्रेड कम टुवर्ड्स द पाकिस्तानीज। हमारे मुसलमान अलग हैं, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट रेडिकल। सर एक थॉट आता है कभी कभी कि हम पाकिस्तान से मिलिट्री माइट में बेटर हैं, इकोनॉमिक माइट में बेटर हैं, नेबर रिलेशन, पॉलिटिकल, हर चीज में बेटर हैं, तो हम कश्मीर मुद्दा खत्म क्यों नहीं कर सकते? ये इफ इट इज बाय माइट देन माइट से खत्म करें। नहीं हो सकता। ये क्यों हम लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है? बिकॉज आफ्टर ऑल, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की जो फौज है वो भी तकरीबन 5.5 लाख 6 लाख की फौज है, और वो फौज का मकसद ही है कि भारत के साथ ही लड़ना है और कश्मीर के लिए लड़ना है और मुद्दे को रखना है। और आज की तारीख में वो चीन के पिट्ठू बन गए हैं। तो चीन ने अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है भारत के बरखिलाफ हर हमेशा, चाहे आतंकवाद के द्वारा हो। और ये पाकिस्तान के जहन में चीन ने डाला है कि आप और हिंदुस्तानी जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे पीते हैं, और आप, जैसे आपने कहा कि आप हिंदुस्तान को तो हरा सकते नहीं,
क्यों आपका छोटा सा देश है, क्या कर लोगे आप हिंदुस्तान को, आप हरा तो आप हिंदुस्तान में आतंकी तरीके से आप हिंदुस्तान को तंग परेशान करते रहे, करो। परेशान करते रहो, तंग करते रहो, इनको संभालेंगे हम। मतलब चीन लड़ेगा पर तंग करेगा कौन? पाकिस्तान। तो चीन ने वो एक नया तरीका ढूंढ लिया, और पाकिस्तान को मालूम है कि अभी तक पाकिस्तान क्या करता था? अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, मतलब द 3 A's में वो जिंदा रहा। अब उसने चीन का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। अब जब उसको लगता है कि चीन आनाकानी करे, वो अमेरिका के साथ जाके के मिल जाता है। फिर आप देखते हैं कि आसिफ मुनीर परेशान हो गया पूरा देश, पर वो खाना खा रहा है उधर, क्योंकि वो जानते हैं अपने आप को किस तरीके से जिंदा रखना। एंड उसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसा है, क्योंकि अमेरिका को चाहिए आंख और कान चीन के चीन अंदर, के ऊपर। और वो आंख और कान भारत दे नहीं सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, रूल ऑफ लॉ, उधर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। इट इज वन पॉइंट कांटेक्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। उसको अमेरिका ने बोलना है पार्टनर, वो चाहिए, वो जाकर के ले आएगा। वो इंडिया में नहीं कर सकता। अब वो वैसे बांग्लादेश को भी उन्होंने वैसे ही पाल लिया। तो ये जितने देश है उन्होंने देख लिया है, कि चीन ने भी देखा है कि भारत को तंग करना है, और भारत को उभरते हुए नहीं देखना है, और भारत को उसी जगह पे गरीबी में ही देखना है, तो उसको तंग करते रहो। और व्हाट बेटर देन उन्हीं के सिबलिंग्स जो पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, जो इन्हीं के जैसे खाते पीते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है आपके इर्द गिर्द में कितने वहाँ के हैं और कितने अपने हैं, बिल्कुल। उनके द्वारा भारत को तंग करते हैं। तो हमारा इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप अभी कहाँ स्टैंड करता है? अभी विल इट ऑलवेज बी दिस कोल्ड, जो कोल्ड वॉर, अगेन कोल्ड टेम्परामेंट चलती रहती है? बिल्कुल, अगेन द सेम इज विद चाइना ऑल्सो, बिकॉज वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। बिकॉज चीन एक ऐसा मुल्क है जो एक अजीब तरह का मुल्क, जिसका मानसिकता विस्तारवाद, और जिसको लगता है कि जो भी चीनी जैसे लोग दिखते हैं वो उनके हैं, और वहाँ तक उनका एम्पायर कंट्रोल है। है। हाँ, वो उनका एम्पायर है। तो वो उस तरीके से उनकी सोच, उनकी जो सोच है, और खासकर तिब्बत को लेकर के, और अक्साई चिन को लेकर के, और इधर सिंकियांग प्रोविंस को लेकर के, और ब्रिटिश टाइम से, दिस इज अनदर स्टोरी बिहाइंड व्हाई इंडिया एंड चाइना, मतलब हम लोगों ने ब्रिटिश से इनहेरिट तो किया, पर बाउंड्रीज इनहेरिट की, पर वो पावर ने इनहेरिट किया जो यूके के पास था। और शुरू से ही हमने देखा कि अपना जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट थी हिंदुस्तान में, वो हमेशा उनके दिमाग में था कि चीन एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारा पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, उनको दिल में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब वी वर डिफेंसिव, और वो डिफेंसिव का फायदा चीन ने उठाया। अब हम लोग अब आंख में आंख डाल के हम बात करते हैं। अब चीन को भी मालूम है, चीन कभी लड़ा नहीं है, चीन लड़ना नहीं, मतलब उसको लड़ना शौक नहीं है चीन को। एंड वन चाइल्ड पॉलिसी में तो वो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हर एक घर में एक ही बच्चा है, तो लड़ाई में जाएंगे तो मर जाएगा, तो वो परिवार तो खत्म हो गया। तो वो लड़ना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन चीन ये को लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि दूसरा, दे से द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं, पर उसके ऊपर दबा हावी के रहना, रखना। और वो हावी रहना, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा उसको तंग करते रहो, खुद भी तंग करते रहो, आप कोई रिजॉल्व मत करो। तो ये सब कार्रवाई चीन जो है इसमें माहिरता है। और प्लस चीन की जो नॉर्मल अगर बॉडी लैंग्वेज भी देखे, आपको शक्ल से पता नहीं चलेगा कि उस दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स अ वेरी पोकर फेस्ड, अनलाइक हम लोग, तो आपको पता चल हम जाएगा इमोशनल, नाराज हमारा है, दिख जाता खुश है। है, या अच्छा बोलता है या करता है, वो आपको शक्ल से, चीन के शक्ल से आपको कुछ नहीं पता वैसे इज चलेगा। इट ट्रू, जैसे हम लोग सुनते हैं या कभी कभी अखबार में आता है या पढ़ते हैं कि धीरे धीरे चीन अरुणाचल वाला जो हमारी बाउंड्री है उसको क्रॉस कर चुका है एंड इट्स इन इंडिया, मतलब वो उस पार्ट को ऑलमोस्ट वहां पे उसने अपना डेरा जमा के रख लिया है एंड धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो ये दो क्या है। ये हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? नहीं, ये जो है चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में दे कॉल द मैकमोहन लाइन। हाँ जी। जो मैकमोहन लाइन है वो तो चीन ने 62 में ही पार कर दिया। जी। तो एंड सर्टेन प्लेसेस दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, सर्टेन प्लेसेस दे आर बियॉन्ड। तो वो आने के बाद भी जो उनको परसेप्शन, उनका परसीव लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो चले गए।
ये मैकमोहन लाइन दे डोंट ऑनर विद इंडिया। म्यांमार के साथ उन्होंने किया और उसके वही मैकमोहन लाइन को लेकर के उन्होंने अपना बाउंड्री डिस्प्यूट म्यांमार के साथ संभाल लिया, पर इंडिया के साथ नहीं किया। सो दे ओनली टू कंट्रीज विच चाइना हैज नॉट सेटल्ड दिस बाउंड्री डिस्प्यूट, भूटान एंड इंडिया। बाकी उसके 14 पड़ोसी हैं, 12 के साथ उन्होंने कर दिया और 2 के साथ नहीं किया। तो मैकमोहन लाइन लेकर के अरुणाचल में वो दिक्कत आती है। और वैसे ही लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में the same problem with Tibet which comes up over there. So ये जो ईस्टर्न लद्दाख है जिसमें हम लोग जॉनसन मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं, अलग अलग उधर मैकार्टनी लाइन है, तो हम जो लाइन बोलते हैं वो है, मैंने जैसे कहा ब्रिटिशर्स से हमने बाउंड्री तो ली पर वी कुड नॉट कंट्रोल, वी हैड नो कंट्रोल ओवर इट बिकॉज दे वर फार डिस्टेंट। और चाइना ने आकर के चुपचाप बैठ गए because we got independence in 1947 and China came under the People's Liberation Army and the Communist Party of China in 1949. So it's a very short time में आ गए और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया, तिब्बत को ले लो और सिंकियांग को ले लो। तो ये दोनों जब लिए उन्होंने एक्सरसाइज की और भारत को पता ही नहीं था कि बन गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद। पर क्या उन्होंने अभी भी, उस टाइम भारत को नहीं पता था, चलो हम वो चीज हो गई, पर इज इट कंटिन्यूसली हैपनिंग कि हम सुनते हैं कि वो आज उन्होंने थोड़ा और कुछ किया? दे कॉल व्हाट जो आप कह रही हैं, हम लोग उसको सलामी स्लाइसिंग के नाम से बोलते हैं कि धीरे अच्छा। 4 कदम आगे गए फिर 2 कदम पीछे गए, तो पीछे भी जाते हैं आप कह रहे हो? मतलब 4 कदम आओ 2 कदम जाओ, थोड़ा तो सा पकड़ लो, 2 कदम जाओ 1 कदम। चीन विस्तारवाद, मतलब चीन का मानना है कि जो उसका परसेप्शन है, और चाइना डील्स ऑलवेज एंड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड डील्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सो चाइना को अगर आप आंख में आंख डाल करके बात करेंगे तो वो समझता है कि ये इसके साथ टू मेस अप इज वेरी डिफिकल्ट, सो दे विल नॉट मेस इट अप, बट दे विल डू सम अदर वेज। वो कुछ ना कुछ खुरापाती जो है चीन करता रहेगा, ये सोचना कि चीन के साथ हम अब रिजॉल्व हो गया, नो क्वेश्चन। चीन कभी भी बॉर्डर रिजॉल्व नहीं करेगा, पर आपको बोलेगा हमसे ट्रेड करो। अब हम सोचेंगे चलो आज 115 बिलियन डॉलर ट्रेड है, हो सकता है 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा, तो चीन को मालूम है कि भारत से इतना पैसा उठा रहा है तो भारत से क्यों पंगा लेना ना। चीन की वो सोच नहीं है। चीन की सोच ये है कि अब ये 200 बिलियन डॉलर पे ट्रेड पे आ गया है तो अब इसको और दबाओ, इससे और खून चूसो। सो दे आर चाइनीज हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। चाइना इज नॉट अ नेशन व्हिच कैन बी ट्रस्टेड। द ओनली वे टू have your own status is to be Atmanirbhar. Be technologically strong, be politically strong, be militarily strong, be economically sound. Then only you can deal with these nations. Otherwise, आपकी इज्जत विश्व में तब है जब आपके पास पैसा है, आपके पास फौज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। अगर ये 3 चीजें हैं तो आपके लोग सुनेंगे। अगर आपके पास नहीं है ये, और आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे, Ved, Upanishad makes no meaning. Ved, Upanishad make meaning when you have a dam. You should have deep pockets, strong military, strong technology. तो हर एक आदमी आपकी सुनेगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर में अभी चाइना कहाँ स्टैंड करता है? मतलब अगर हम जनरली देखें पावर कोशंट या पावर गेम में, नंबर 2 without fail, economically also. If America has almost a $30 trillion economy, then China has almost $22 trillion economy. We are just about struggling with 4 point some odd trillion dollar economy. So you can see between the first and the second, and you can see the difference between the second and the fourth. And even if we cross 5 to become the third, it's 5 and 25 in the second one itself. So the first one is say another 32. बट आपको लग रहा है यूएस इज लूजिंग द गेम? Never. नहीं। USA can never lose. तो चाइना कैन नेवर ओवरटेक वो मतलब आप पूरे इसमें देखा चीन चुपचाप बैठा हुआ है। कहीं चीन का नाम सुना आपने या चीन इन्वॉल्व हुआ? जरूर मुंह से बोला कहीं इधर उधर, पर नहीं। चीन ने अपने रिसोर्सेज संभाल के रखे हैं। चीन ने कहीं पर भी अपने ना आदमी दिया है ना अपने रिसोर्सेज कमिट किए हैं। अपना उसने रखा है ये सोच करके कि अमेरिका का जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तब मैं, पर अमेरिका इज अमेरिका, रिसोर्सेज आप। पर जैसे अभी जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही थी, जो टैरिफ ट्रम्प ने बोले, आधी चीज उन्होंने वापस ले ली, आधी उन्होंने कुछ और बोला, तो बट चाइना हेल्ड इट्स ग्राउंड देयर। मतलब मुझे लगता है वो नेगोशिएशन पावर में इस बार चाइना के पास शायद ज्यादा एडवांटेज था। सी चाइना
is the manufacturing Hub. hub of the world. So अमेरिका में भी अगर आप जब अमेरिका जाती हैं आप देखेंगे कि अमेरिका में कुछ भी नहीं बन रहा. ये लोग करते क्या हैं, ये कुछ बना तो रहे नहीं हैं. पर अमेरिका जब ट्रम्प व्हेन ही सेज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका मकसद यही है कि जो फैक्ट्रीज उन्होंने आउटसोर्स कर दी चाइना में बिकॉज ऑफ चीप लेबर, चीप टेक्नोलॉजी और वॉट एवर, वो सब वापस अमेरिका में आनी चाहिए. और चाइना से हट करके ये क्यों हम लोगों को इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो बताना चाहते हैं विश्व को कि आप हिंदुस्तान में पैसा मत लगाएं. आप अगर हिंदुस्तान में पैसा लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं. हिंदुस्तान में तो अस्थिरता है, और ये अस्थिरता किसी भी कारण से है, चाहे आतंकियों के कारण से है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनबन है, या हिंदुस्तान चीन की अनबन है, पर आप हिंदुस्तान में पैसा मत लगाना. क्यों? क्योंकि लोग चीन से पैसा निकाल करके हिंदुस्तान में लाएंगे, तो वो नहीं चाहिए चाइना को. या वो वियतनाम में जाएंगे, और वियतनाम इज अनदर कंट्री विच इज कमिंग अप वेरी वेल. तो या तो अमेरिका वहां से उठा करके उधर जाएगा. तो जब एप्पल बोलता है हम सारे फोन हिंदुस्तान में बनाएंगे, तो ट्रम्प चिल्लाना शुरू करता है. तो यू कैन सी ऑल दैट देयर इज अ, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, मेहनत करने की काबिलियत है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है. हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है. अगर हिंदुस्तान में एकता आ जाए तो मुझे नहीं लगता इस देश के सामने कोई देश विश्व में टिक सकता है. पर क्या हम चाइना को कभी बीट कर पाएंगे? उनकी स्पीड जैसे है या उनकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, कभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे? मतलब मुझे लगता है कि जब जब वैसे सोचती हूँ तो इमोशनली लगता है, हाँ हो जाता है कि बिकॉज जब हम अपना प्रोग्रेस देखते हैं. बट जब आप जब उनकी एक्चुअल आप जाके चीजें देखते हो तो लगता है यार हम तो बहुत पीछे हैं. नहीं, ये इसलिए क्योंकि दैट इज अ डिक्टेटोरियल कंट्री, इट्स ए कम्युनिस्ट कंट्री. मतलब अगर उन्होंने कल हुक्म दिया कि ये सारे नोएडा के रास्ते कल सवेरे तक मुझे साफ चाहिए, तो साफ होंगे. अगर भारत में आप बोलेंगे ये सारे रास्ते साफ होंगे, तो कोई बोलेगा कल देखेंगे, जो आएगा तब बताऊंगा मैं क्यों नहीं साफ हो रहे. मेरे को तो इसने झाड़ू नहीं दिया, मेरे को इसने ये नहीं दिया. वहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता. अगर बोला है तो आप अपना शर्ट निकाल करके साफ करो. मुझे नहीं मालूम, मैंने हुक्म दिया है, वो होगा. होना चाहिए. तो वो जो देश है वो कम्युनिस्ट देश है. भारत एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू, धीरे धीरे होगा. पर जो भी भारत में होगा वो मजबूत होगा, पक्का होगा, और सबके साथ मिल करके होगा. पर ये डेमोक्रेसी कहीं हमारे लिए एक बून की जगह बेन तो नहीं बन रही है? टू सम एक्सटेंट मेनी टाइम्स बेन, मेनी टाइम्स बेन, मेनी टाइम्स बून. क्योंकि आप अल्टीमेटली जो आदमी है ना, वो बोलना चाहता है, वो अपने कहीं पर भी गाना गाना चाहता है, कहीं पर भी. वो जो आज़ादी है आदमी को, वो जो भारत में है वो चीन में नहीं है. वो चीन, पर चीनियों को शी जिनपिंग क्या कहते हैं कि आप बकबक नहीं करना, देश के विरुद्ध में नहीं बोलना. आपको क्या चाहिए आप मुझे ये बोलो. बताओ. आपको अच्छे कपड़े चाहिए, हम देंगे. आपको अच्छा रहना चाहिए, हम देंगे. आपको सिक्योरिटी चाहिए, हम देंगे. आपको खाना चाहिए, हम देंगे. जो पानी पीना है वो देंगे. जो आपको चाहिए, मतलब आप ये मत सोचो कि अमेरिका या कहीं होगा, वहां नहीं, यहाँ होगा, मैं दूंगा. वो मुंह बंद रखना, मुंह नहीं खोलना. आपको क्या लगता है सर, विच इज अ बेटर वे ऑफ रूलिंग देन? अब हिंदुस्तानी को आप बोलो, आप अभी देख लो, आप ईरान से बच्चों को लाए ना, उन प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति से बात करके हमारे बच्चे जो उधर अटके हैं उधर लाए. आने के बाद उन्होंने गाली देनी शुरू की ना कि मेरे को बस में क्यों भेजा, मुझे हवाई जहाज में क्यों नहीं भेजा, हम खुश नहीं. ये सवाल नहीं पैदा होता अगर चीन में किसी की हिम्मत हो जाए बोलने की. वो पैदल चलेगा, पर वो अपने देश की बरकलाफ या कहीं आवाज नहीं उठाएगा. तो ये जो, और प्लस चीन में 95% लोग एक ही जाति के हैं, या एक ही मजहब के हैं, या एक ही बोली के हैं. वहाँ पे हान 95% आबादी, हमारी आबादी और चीन की आबादी एक जैसे है. हमारी आबादी में तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह का खाना, तरह तरह का बोल, तरह तरह के पहनाव, सब वहाँ पे ऐसे. 95% लोग एक भाषा तो अब 100% एक ही बोलते हैं हान, लेकिन 95% ऑफ बॉर्न हान, एक जैसे दिखते हैं. अगर मैं आपको ले जाऊं आप पहचान नहीं पाएंगे एक आदमी को दूसरे आदमी के. आपको वक्त लगेगा पहचानने में, कि आपको लगेगा सब एक जैसे कैसे दिखते हैं सारे के सारे. ये जो है, तो वो, और
जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यही कहती है कि आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप बकबक नहीं करेंगे, आपको जो काम बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। ये वही न्यूयॉर्क में भी अभी नए मेयर आए हैं, न्यूयॉर्क में भी यही है। न्यूयॉर्क में नया मेयर आया है, इससे पहले ही न्यूयॉर्क लोग के जो नागरिक है उनसे पूछा आपको क्या चाहिए, अच्छा जीना चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, तो वो बोले हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब न्यूयॉर्क के लोग ये कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखिएगा। तो आप देखिएगा उथल पुथल शुरू हो गई वहां पर। वही है, तो ये जो सोच है, अब भारतीय को बहुत मुश्किल है। भारतीय एक ऐसे मैं कहूँगा मनुष्य है, उसको आप इतना आसानी से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसको सब कुछ मिलेगा तब भी वो रोएगा, कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट करेगा। he is happy with very little also. You don't give him anything, he is very happy. But if you promise him and if he looks at it, he wants it. And that is something. तो भारत की सिचुएशन अभी विद नेबर्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे नेबर्स तो थोड़े रोग हैं इन अ वे, मतलब कोल्ड है, तो अभी कैसी सिचुएशन है, मतलब हम कैसे गिरे हुए हैं? मतलब आप बांग्लादेश देख लीजिए। अगर हम कहें कि हमने बांग्लादेश की मदद की, 71 की लड़ाई में हमारे जवानों ने अपनी जान दी, इतने सारे लोग मरे, उनको आज़ादी दी, हम कह रहे हैं, पर वो तो नहीं मानता है ना। बिल्कुल, वो तो कह रहा है कि हमने आपकी मदद की, आपको बांग्लादेश बनाना था तो हमने आपकी मदद की और हमने बांग्लादेश बनाया। इतना सब कुछ करने के बाद जहाँ पे लाखों औरतों का बलात्कार पाकिस्तानी की फौज कर रही है, वहां के लोग आज भी अगर उन मजहबी तौर पर पाकिस्तान की ओर ही देख रहे हैं, मतलब कोई चीज है जो उनको खींच रही है, चाहे वो मजहबी क्यों ना हो, और उनको जो भारत के बरखिलाफ चाहे मजहबी क्यों ना हो, पर कुछ तो है। तो मतलब वहां पे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहे, चाहे जमात हो चाहे वहाँ के लोग हों। तो ये सोचना कि हमने इनकी मदद की, हमने इनका फायदा उठाया, हमने ये किया तो ये तो हमारे दोस्त बन गए, नहीं हो। तो ये देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, वो परमानेंट इंटरेस्ट रहते हैं। तो उनको अभी लगता है कि पाकिस्तान के साथ जाने में फायदा है, क्योंकि ये तो बगल में है, ये तो हमारे को इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान अब भूल गए, सबके सब 50 साल होने को आगे लोग भूल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नई पीढ़ी आ गई है, वो चलो भूल जाए। तो बांग्लादेश कोल्ड है, पाकिस्तान से हमें पता ही है हमारा कैसा रिलेशन, चाइना अगेन उस लीग में, नेपाल एक थोड़ा हमारे साथ था, पर वो उनकी अपनी स्थिति ऐसी है कि वहां पे लोग उससे खुश नहीं है, जो रूल चल रहा है वहां पे। तो अभी हम अपने नेबर्स में सराउंडेड बाय नॉट अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड, आई विल से नॉट अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड, और इसका फायदा चीन उठा रहा है, इसका फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं। क्यों? दोस्त, उनको लगता है कि ये हम जब कुछ नेपाल के लिए या श्रीलंका के लिए या बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए या म्यांमार के लिए, जिसको अफगानिस्तान के लिए जब भी करते हैं, उनको लगता है इसका तो हक है, ये क्यों नहीं करेगा, ये तो हमारा ही आदमी है, ये करेगा। पर जब चीन करता है तब उसको लगता है तो कोई पड़ोसी कर रहा है, तो उसकी सोच अलग है। और ये एक हमारे दिल में अभी भी ये जो भावना है ना कि गोरे हैं तो राम राम सुपीरियर है, ये जो भावना हमारे बीच में भी है, ये भी एक गलत भावना है। जब तक हम लोगों को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, अब कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि भारत कर नहीं रहा है, भारत अब कहाँ था और कहाँ आया है, कहाँ पहुँचा है। लोग उसी पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं जिसका फल होता है। तो अगर हम लोगों को आज पत्थर पड़ रहे हैं कि वो फल अच्छे हैं, लग रहे हैं, लोगों को एहसास हो रहा है कि ये भारत देश जो है, ये वो कहते हैं ना कि यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरा दमन हमारा। nice. कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है इस देश के अंदर जो पकड़ के बैठा हुआ है। एंड चाहे हम एक दूसरे से हमारी ना बने, भाषा अलग हो,
बोली अलग हो, मजहब अलग हो, खाना पीना अलग हो, रहन सहन अलग हो, पर एकता तो है। मतलब वो एकता ऐसे नहीं नजर आती पर है। तो बेसिकली बॉर्डर में हमको सतर्क हमेशा ही रहना पड़ेगा हंड्रेड हमारे परसेंट सारे नेबर्स के साथ। 100%। वहाँ मतलब कुछ ये नहीं। सोचना कि बॉर्डर हमारे कभी भी समझ एलओसी एलएसी रहेगा, सतर्कता और बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बीच गरीबी होने के कारण लोग बिक जाते हैं, और क्योंकि लोग बिक जाते हैं और उनको ब्लैकमेल कर दिया जाता है मजहब के तौर पर या कुछ दे करके कुछ मॉनेटरी पे। मॉनेटरी की, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। और अमूमन इसलिए हम लोग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लाए हैं, सरकार लाई है, ये जो गांव एलओसी और एलएसी के ऊपर है उनको अच्छा बनाएंगे, जिससे कि ये लोग पीछे वापस ना आ जाए। तो लॉट ऑफ प्रोग्राम द गवर्नमेंट टेक्स लॉट ऑफ इनिशिएटिव। ये नहीं है कि सरकार खाली बैठी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। ये लगातार चलता रहता है। हम उसको सद्भावना प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। इफ यू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, वो फिर दो बार सोचता है। और आज की तारीख में कोई इतना बुरा हाल नहीं है। वी शुड नॉट ऑल्सो सी कि बहुत बुरा हाल है क्या। हर चीज ही गलत है। We are a good country, there are nice people, ability to strike back, and all of it is visible. ऑप सिंदूर में किसने सोचा था ये 4 दिन के अंदर पाकिस्तान जो जिसके पास इतने चीन के हथियार हैं घुटने टेक देगा 4 दिन के वो अंदर। तो सर क्रेडिट ट्रम्प जी ने ले लिया है ना कि उन्होंने सीज फायर नहीं, कराई है। इसमें भी यहाँ भी सीज फायर उन्होंने कराई है, हर जगह वही करा रहे हैं। इसमें भी ट्रंप को क्रेडिट अगर देना भी है या किसी, मुझे तो नहीं लगता, बट नहीं, स्टिल। मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप एक देश है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। सो पाकिस्तान तो अल्लाह अल्लाह में आ गया। और उनका अमेरिका की तरफ देखता है ना, तो उसने जो जरूर अमेरिका को 99 में भी कारगिल के वक्त नवाज शरीफ कहाँ गए थे, क्लिंटन के पास 4 जुलाई में बैठे थे ना कि भाई हमारे को ये लड़ाई खत्म करवा दो। चाहे 4 जुलाई को लड़ाई खत्म नहीं हुई, 21 जुलाई को लड़ाई खत्म हुई, भाई इसमें भी तो उन्होंने जाकर अमेरिका की फिर से पकड़ लिया कि भाई हमको बचा लो, कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमारे बर्बादी कुछ हो गई, बेइज्जती हो रही है। तो ट्रंप ने उनको कहा होगा कि भाई ठीक है। ट्रंप ने नहीं बात की, वह उनमें से किसी ने तो भारत से बात की कि भाई अगर आप चाहें तो बख्श दो उनको। तो भारत ने सोचा होगा चलो हमारा मकसद था आतंक के बरखिलाफ, हम पाकिस्तान के साथ तो लड़ नहीं रहे हैं, हम तो आतंक के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। हमने मतलब सबक सिखा दिया, बता दिया। अब इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में देख लीजिएगा, पानी किसी का कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन पानी कंट्रोल कर सकता है। जब आपको प्यास लग रही है तब आपको पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको बेतरतीब पानी मिलेगा, क्या फायदा है उस पानी का। पर अभी भी हमने वो कंट्रोल रखा हुआ है पानी। अच्छा, क्या वी आर नॉट रिलीजिंग इट। नहीं, कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है ना, ये जब से ये संधि हुई इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो मक होता है, what do you call that, the desilting बोलते हैं, ये डैम्स बनते हैं तो मट्टी आती है और मट्टी बढ़ती रहती है। तो डैम का अगर हाइट 70 मीटर है तो आप देखेंगे 40 मीटर तक मट्टी है और ऊपर 30 मीटर पानी है। अच्छा। और 40 मीटर में तो मट्टी। अब हमने सारा खोल दिया और सारी मट्टी निकाल दी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960। तब से अभी तक हमने वो, बिकॉज संधि थी, हमने तंग नहीं किया, हमने सारी मट्टी निकाल दी। तो अब हमारा वाटर स्टोरेज कितना हो गया, जो 30 था वो पूरा 70 मिल गया अपने को। तो इतना पानी अब हम पीछे रखेंगे ना, हम जब छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है मतलब पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी था कि आप हमारा ही पानी पिएंगे, आप हमारे ही बलबूते पे अपना खाना बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, और हमारे यहीं पे आतंकी बेच करके हमारा ही खून चूसेंगे, ये तो बना नहीं बात बनती भाई। तो ये जब सोच जो है, ये नहीं पानी कौन रोक सकता है, इट्स नॉट इजी। हमें कम से कम 20 साल लगेंगे उस तरह के डैम बनाने में, और नहीं बना पाएंगे हम लोग। लेकिन कंट्रोल, जब आपको चाहिए नहीं दूंगा, जब आपको नहीं चाहिए मैं छोड़ दूंगा। अभी जब संधि थी, मैं लिखा होता था कि मैं शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक खोलूंगा। तो मैं पानी जा रहा है तो वो उधर के जो फार्मर्स हैं वो जानते थे कि भाई 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ से पानी आएगा तो हमने खेती करनी है। अब हमको मालूम नहीं 4 बजे 7 बजे पानी आएगा, रात के 10 बजे आएगा, सवेरे 5 बजे खोले। मतलब वो बेचारा वहां पे कुछ और कर रहा है, हमने पानी छोड़ दिया तो बेकार हो गया वो। मतलब उनका नुकसान ही नुकसान हो गया। तो ये जो
ये कोई कहेगा ये तो तंग करने वाली बात होगी, तंग करने वाली बात नहीं। उनको जो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता फिर टेढ़ी उंगली से भी घी निकाला जाता है। तो पाकिस्तान को समझाना है, बताना है कि आप हमारे पड़ोसी हैं तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे ना, बनिस्बत कि आप आतंक पे फैलाएंगे तो फिर हम भी जानते हैं आपको क्या। तो ये जो भारत की जो सोच बदली है ना, ये बहुत जरूरी है। ये सोच नहीं तो डिफेंसिव, हमेशा कोई बात नहीं है, एक ताली मेरे को चाहता हमारा दूसरा गाल पे चाटा मार दे ना, ऐसे कैसे मारा तूने मेरे को। आई थिंक लीडरशिप का भी रोल बहुत आता है फिर। बिल्कुल, यू हैव टू बी, इसके लिए यू हैव टू बी मिलिटरीली स्ट्रांग, यू हैव टू बी इकोनॉमिकली वेरी वेरी स्ट्रांग, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग। तभी तो चाइनीज के हथियार एक भी नहीं टिक पाए। वो क्यों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तजाकिस्तान में बोल रहा था इनका ब्रह्मोस, इनका ब्रह्मोस, जो डर गया ना ये ब्रह्मोस ने क्या कर दिया। हमारा इतना सब कुछ हमने चीन से लिया और तो उसके बावजूद भी ब्रह्मोस घुस करके हमारे बर्बादी कर दी। तो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ इज व्हाट काउंट्स। सर अभी मिडिल ईस्ट की क्या सिचुएशन है, मतलब वहाँ पे क्या ग्लोबल सिनारियो चल रहा है? क्योंकि बीच में थोड़ी खबर आई थी कि बहरीन इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, उनको कुछ डर है किसी चीज का। तो अभी मिडिल ईस्ट सिचुएशन क्या है? सी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस हैं, देयर से 20 odd bases with 40,000 American troops. ओके, So those bases are very important for America. For ठीक है। आंख और कान का काम करते हैं वो बिल्कुल। वहाँ पे अमेरिका के लिए। तो वो जो बेसिस है कतर के ऊपर हुआ, बहरीन वो में भी बेस है पर कतर के ऊपर हुआ। हाँ जी। और जिसमें कतर को कहा गया कि वो बोल रहे थे, अमेरिका ने बोला कि हमें तो मालूम था कि ईरान बम फेंकेगा तो हमने अपने जो 100 हवाई जहाज थे वहां से हटा दिए थे, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लस 14 में से हमने 13 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया और एक जो गिरा वो तो रेतीले इलाके में जाके गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ। मकसद ये है कि अमेरिका इज ऑल्सो वल्नरेबल, सो अमेरिका ऑल्सो वांट्स पीस, ये उसके जो बेसिस हैं उनमें कोई नुकसान ना हो। जो अमेरिकन ऑल्सो वेरी कंसर्न कि उनके भी लोग मरने नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम मिडल ईस्ट में जो बाकी देश हैं उनको भी लगता है कि इट इज बेटर टू मॉडर्नाइज। तेल ये जिंदगी भर तो रहेगा नहीं ना, अगले 40 साल में तेल खत्म हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा, बैटरीज दे दैट सो मेनी। किसने सोचा था कि गाड़ियां बैटरी पे चलेंगी, तो चेंजेस हैव कम। सो तेल जो है it may not have that same power which it has today, it might recede. So मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ये सारे देश जो है धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज हो रहे हैं and they are moving towards modernization, they are empowering their women, there's a lot of changes that are taking place. Unlike Iran, which is going backwards, Iran was very modern, has suddenly gone backward because of the mullah and ayatollahs and all who are doing it. But आज की तारीख में अगर कहें तो उनके there is no alternative. ayatollah को हटाने में हटाओगे तो लाओगे किसको? So ayatollah is also getting stronger. So this is a mismatch. But Middle East, so by and large, if they इसराइल के साथ बना करके रखे और इसराइल इनके साथ बना करके रखे तो आई थिंक दिल बी पीस, विश्व को फायदा होगा। इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक है? इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज दैट इंडिया दिस थिंग मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट कॉरिडोर हैज टू गो बिकॉज इनका जो CPEC है प्लस द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, दैट we have to run this part of the corridor which is both by rail, air and also by sea. So this corridor is important. हमारे को चाबहार port जो है to get into Central Asia is very very important, so that Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, ये जितने देश हैं यहाँ पे हम लोगों को gas, because these are gas rich Central Asia, so we require Middle East, we require because Strait of Hormuz and your Red Sea. Strait of Hormuz takes 20%, 25% of the world's petroleum energy passes through Strait of Hormuz. Red Sea, about 20%, because Suez Canal is through the Red Sea. So there's a lot which is happening, and plus we are in the Indian Ocean. We are in central of Indian Ocean. So we have Indo-Pacific. So you find China is totally dependent on oil and gas from your Japan is, South Korea is. So ये जितने देश हैं, you can say Malaysia, Singapore, Thailand, all of these are prosperous countries, Philippines and all of these countries. So they all pass through us only. Bharat se hote hue through the Strait of Malacca, they go to the South, this thing into the Indo-Pacific. So there's a lot that is happening. अगर यहाँ पे शांति होगी भारत को बहुत फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं, ये भारत को बहुत फायदा होगा। बट
भारत ऑल्सो, एवरी इंडियन, हर भारतीय को ये लगना चाहिए कि इमेजिन यूक्रेन में, आप मानेंगे नहीं किस तरीके से घर हो गए हैं, लोगों की तबाही। एक ऐसा देश जो क्या नहीं बनाता था, अभी भी क्या तबाही, गाजा पट्टी में देखो खाना तो तबाही, खत्म है, हाँ। सब जगह तबाही। भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके तो वी शुड बी ग्रेटफुल। नजर नहीं लगने चाहिए भारत को, और भारत ने अच्छा मजबूती के साथ करना चाहिए। आई थिंक वी हैव ट्रेमेंडस कैपेबिलिटी, भारत को रोक नहीं एक सकता। लास्ट सुपर पावर जिसकी हमने बात नहीं की इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में, रशिया। क्यों अभी, जी क्योंकि आपने रशिया, यूक्रेन और गाजा की बात कर दी। जी रशिया जो है वो अपना एक पारंपरिक दोस्त, हम्म। बहुत अच्छा है ना, जूता है ट्रू। जापानी, दिल है हिंदुस्तानी वाला वो रशिया। एंड रशियंस और भारत की बनती भी है। और यूके को लेकर के पहले से, यूके वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ रशिया, रशियन, इसलिए यूके के प्रधानमंत्री यूक्रेन को जाके उकसाते हैं कि भाई आप रूस के साथ लड़िए। तो रूस से काफ़ी दुश्मनी लोगों को है, नाटो इन सबको है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही संबंध रहें। एंड भारत और रूस जो है, एक अच्छे संबंधों के कारण टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो द एक्सचेंज, प्लस नाउ रशिया हैज टेकन वर्चुअली द डॉनबास रीजन, लुहांस्क रीजन ऑफ यूक्रेन। एंड ये जो एरिया है, 20-22% ऑफ यूक्रेन, दिस इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे आपके पास तेल भी है, मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास कॉर्न भी है, सब कुछ, मतलब एग्रीकल्चरल, मिनरल, कोल, आयरन ओर, यूरेनियम, सब कुछ ये पोर्शन है जो रूस ने यूक्रेन ले का लिया। ले लिया, और प्लस क्रीमिया। तो ये जो पोर्शन यूक्रेन का ले लिया, यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है वो बेकार है। So अब यूक्रेन इज ऑल्सो गॉन। अब यूक्रेन एंड रशियंस आर सपोज टू बी वन। वो इसको लिटिल ब्रदर बोलते हैं, रूस यूक्रेनियंस को लिटिल ब्रदर बोलते हैं, लिटिल रशियंस के, उन्हीं की जात के हैं, उन्हीं के बात वो नहीं मानते, वो उनको अलग लगता है हमें शुरू से। लेकिन भारत के रिश्ते यूक्रेन से भी अच्छे हैं, भारत के रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं, भारत के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, भारत के रिश्ते इजराइल इसराइल से से भी भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हाँ। हैं। सो और यूएस से भी अच्छे ही हैं, मतलब मैं यूएस से ऐसे तो तो नहीं कहूंगी कि बहुत, मतलब जिस प्रकार से हमारे लोग वहाँ पे हैं, उनको देखते हुए भी, और मुझे लगता है भारत और यूएस आर नेचुरल फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ बीइंग डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उस हिसाब से तो दोनों के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। चाहे अमेरिका डेमोक्रेसी से शायद कम दोस्ती रखता है, वो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा दोस्ती वैसे रखता है। सर हम भी थोड़ा उसी तरफ रुझाव में है, बट चलो हम उस बारे में बात नहीं करते ज्यादा। बट हम भी अपनी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के डी में कहीं फंस रहे हैं दोनों के। नहीं, इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई लुक एट इट, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। एंड बट व्हाट हैपेंस इज विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू मस्ट आल्सो नो योर ड्यूटीज एंड राइट्स। हमारे में फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। दैट इज दी, हम वहां फंस जाते हैं। हाँ, वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। वी आर मोर स्टक इन डिमांडिंग आवर राइट्स, नॉट नोइंग आवर फुलफिलिंग नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, करते। वी डोंट केयर कि चलने दो, वी डोंट रियलाइज कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी के किस मकसद से कह रहे हैं। वी जस्ट से फॉर द हेक ऑफ इट। सर अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या यूनाइटेड नेशंस रिडंडेंट है? इट्स टोटली, I think the United Nations has lost its purpose बंद for क्यों which नहीं it was कर देते? created. क्यों इतना पैसा खर्च रहे वहां पे उस चीज ये है पे? कि बंद करने में भी फायदा नहीं है, और चलने में बेइज्जती कम से ज्यादा कम है। आपको खबर तो आती रहती है कुछ ना कुछ। उसी बहाने दुनिया यूनाइटेड नेशंस चली जाती है, चलो ट्रैवल कर लिया और वापस आ गए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया आपने इज उसको। मोर ऑफ it has got no meaning because it is being controlled by America or being vetoed by China. So you find that there are countries which are at play, क्योंकि 5 ही परमानेंट सदस्य हैं, और 5 सदस्यों के बीच में ही करते रहते हैं जो उनको लगता है। अब ईरान is the number 1 terror state in the world for America. If you ask me, I think Pakistan is using terrorism as an instrument of state policy. So Pakistan is number 1, and every, आप ओसामा बिन लादेन देखो कहाँ पकड़ा गया, तो पाकिस्तान में। तो कहीं पर भी आप 10 आतंकियों को अगर पकड़ेंगे विश्व में, 8 की तारें पाकिस्तान में होंगी। पर ट्रम्प क्या बोलते हैं? ईरान, क्योंकि उनको ईरान लगता है, और आज पाकिस्तान उनको बड़ा जिगरी दोस्त नजर आ रहा है।
So this is, as I said, there are no permanent friends, no permanent enemies, but permanent national interests. सर आप लोगों को तो पता चलता है, इंटरनली भी आप लोगों को पता है देश विदेश में क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ दिख रहा है आपको बहुत बड़ा? जैसे ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट पता था, पर वो कॉन्फ्लिक्ट अचानक से ये रूप ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अब आपको कोई ऐसा दिखता है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट किसी कंट्रीज के बीच में या किसी रीजन में, जो आपको लगता है शायद आगे चल के बड़ा हो सकता है? जी देखिएगा, there are no such conflicts as, because these are all what is happening. It is बहुत ज़रूरी है, खासकर भारत के लिए, हम लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी निहायत ज़रूरी है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। मतलब भारत को अब आगे बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा। ये भारत के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कौन बढ़ने नहीं देगा? ये हर एक को, मतलब अच्छा। चीन भी नहीं आगे जाने देगा। वो सोचते हैं कि भारत को साउथ एशिया में फंसा करके रखो, गरीबी में फंसा करके रखो, और इनके बीच में जो अनबन रहती है लोगों के बीच में, वैसे ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इनकी भाषाएं अलग, खाना पीना सब अलग है, इनके मज़हब अलग हैं, इनको एक दूसरे से लड़ाते रहो। तो वी एज ए नेशन, हमें जब दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे परवाह नहीं करनी चाहिए, पर हमारे बीच में हमने यकीन करना है कि अनबन नहीं रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि सब ने मिलाप से रहना चाहिए और सतर्कता बरतनी 100%। आपको कोई और अभी कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में नहीं दिखता, कुछ ऐसा नहीं दिखता कि जो ग्लोबली कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट होए? नहीं, ये छोटा मोटा होता रहेगा, that's okay, but nothing of the kind of war that we are being seeing for the last 2 years or 3 years, like between Russia and Ukraine. हाँ, मतलब अब ऐसा लग रहा है सर कि अब नेक्स्ट कुछ होने ही वाला है, लाइक सब यही सोचते हैं दिमाग में। अब मुझे लगता है we can hope for a peaceful decade. अच्छा, डेकेड, वाह। 100%। चल सर, मैं तो ये कहूंगी ऑन दैट वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ लीड होगा या ये कितना हो सकता है हमारी अभी कंट्री की जैसी सिचुएशन है। बट ऑन दैट ऑप्टिमिस्टिक नोट, एक चीज़ जो आपने बहुत ही कही, जो मुझे लगता है हम सब पे एक छाप छोड़ के जाएगी, कि नेक्स्ट फ्यू कंट्रीज जो ग्लोबल ऑर्डर में बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और उसमें इंडिया का नाम फट से आ जाता है। First, तो ये चीज़ आई without थिंक saying top 3 हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। 100%। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम हम ये समझने लगे कि ग्लोबली अब हम कहाँ स्टैंड करने लगे हैं, और हमारी पोजीशनिंग कैसी हो रही है, और हम क्या काम करते हैं, और कैसे लोग हमें परसीव करते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा हम लोगों को अपना नज़रिया भी अब बदलना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मास्टर क्लास ऑन ग्लोबली क्या टेंशन्स हो रही है, कंट्रीज Thank you। कैसे डील कर रही हैं, और क्या हो सकता है आगे चल के। एंड जो आपने कहा कि एक नई काइंड ऑफ, अगर हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो उसको वर्ल्ड वॉर की तरह ना देखें, बट एक नई काइंड ऑफ वॉरफेयर समझें, एंड दैट्स द न्यू वे ऑफ फाइटिंग एंड डीलिंग विद योर नेबर्स। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप इसमें आपको जो टेक अवे है कि आपको समझ आए कि ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं, भारत कहाँ स्टैंड करता है, नेबर्स क्या उनके सोचते हैं, कैसे उनके रिलेशंस हैं अपने नेबर्स के साथ, और कैसे हम काफ़ी जगह आर्म ट्विस्ट करके अपनी बात को मनवा रहे हैं और कर रहे हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे उससे भी लिखिए, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिससे अचानक से हम सब लोग जूझ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बारे में जानने की अब उत्सुकता बहुत बढ़ रही है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसे गेस्ट्स को हम लाते रहें आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।